नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड के पूर्व आईजी वो वर्तमान समय में SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमान गणेश मोर्तला जी। श्रीमान गणेश मोर्तला जी, आपका CCN चैनल में स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि कपकोट की जो भौगोलिक स्थिति है और उससे पूर्व भी देखा आपने, इसमें शिक्षा का काफ़ी अभाव था। इसके बावजूद भी आपने अपना काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे। उत्तराखंड में एक जो पुलिस जो महानिदेशक होता उस पद पर आसीन रहे, तो किस प्रकार से आपने अपनी पढ़ाई का शुभारंभ किया था, हमारे दर्शक आपको जानना चाहेंगे। देखिए, मैं मूलतः कपकोट क्षेत्र के गुलेर का रहने वाला हूँ। वैसे मूल रूप से मुंशियारी भी हमारा हुआ, लेकिन हम लोग जब से हमको होश आया होगा हम गुलेर में रहते हैं और गुलेर से मैंने अपनी प्राइमरी की शिक्षा ली और इसी कपकोट में मैंने पहली बार, जो उस टाइम पे कक्षा 5 का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, और मैंने यहाँ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। कठिन था उन दिनों, परेशानी थी, लेकिन उस समय एक बहुत अच्छी बात ये थी कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे होते थे, ऐसा मेरा मानना है आज की तारीख में। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया। फिर मैं मुंशियारी पढ़ा, मैंने DD हाट पढ़ा, नैनीताल पढ़ा, इलाहाबाद पढ़ा, और इलाहाबाद में बैठ करके फिर मैंने अपनी कोचिंग की और वहीं से मैंने अपने कंपटीशन की तैयारी की और वहीं से मुझे सफलता मिली। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय देखिए उनके जो हमारे टीचर्स हैं वो हैं, हमारे माता पिता हैं, और अपनी मेहनत है, अपना कॉन्फिडेंस है, अपनी मेहनत है। और मेहनत करेंगे तो कुछ भी संभव है। तो मेहनत करना, हमेशा ही मेहनत करने की आवश्यकता है अगर आपको सफल होना है। और अगर सफलता प्राप्त करनी तो शॉर्टकट भी आपको छोड़ना होगा। हर चीज़ को आप डिटेल में स्टडी करनी होगी, तभी आप सफलता को पहुंच सकते हैं। सर, दूसरा सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि इतने बड़े आप पद पर रहे, उसके बावजूद आपका जो देखा जा रहा है, कैरियर आपका राजनीति की ओर देखा जा रहा है, तो आपका राजनीतिक में आने का आपका जो मकसद क्या है सर? नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति अभी तक तो नहीं हूँ। मैं आयोग का उपाध्यक्ष हूँ और एक संवैधानिक पद है। और मैं कपकोट से मैं जब पढ़ता था तब भी, और उसके बाद जब मैं सर्विस में था तब भी, मैं कपकोट का पूरा दौरा मैं करता था। यहाँ से मैं कई बार दानपुर, पिंडारी क्षेत्र में मैं गया हूँ, रीमा क्षेत्र में मैं गया हूँ, कपकोट बागेश्वर एरिया में जाता रहता था। मेरा एक ये भी रहता है कि जब भी मैं चाहे नौकरी में था तब भी मेरा ये था कि मैं गढ़वाल में उत्तरकाशी जैसे ज़िलों में रहा, तो मेरा एक ये रहता था कि सुदूर के स्कूलों को देखें, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ स्वास्थ्य कैसा है। एक जिज्ञासा थी कि उन लोगों से उनके बीच में जाके पता करूँ कि वहाँ क्या समस्याएँ हैं। और सर्विस में रहते हुए लेकिन उतना आप नहीं कर सकते जितना आप आज कर सकते हैं। आज आपके पास समय है, आपके पास समय है, आपके साथ लोग हैं, और इसलिए मैं करीब सभी गाँवों में पिछले लॉकडाउन से मैं लगातार जाता रहता हूँ। मुंशियारी में गया, मैं धारचूला गया, और यहाँ मैं घूम रहा हूँ। और एक बेसिकली ये है कि लड़कों को कैसे मोटिवेट किया जाए, जो लॉकडाउन में वापस लौटे हैं वो कैसे मोटिवेट करें, वो स्वरोज़गार की तरफ जाएं, अपनाएं, और जो भर्ती हो सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं तो उनको कैसे मोटिवेशन दिया जा सकता है। उस उद्देश्य से तीसरा जो एक नशे की प्रवृत्ति भी थोड़ी बहुत देखने को मिली, मुझे पता लगा जो मुझे बागेश्वर में, उसके प्रति जागरूक करना भी मेरा एक लक्ष्य था। और स्पोर्ट्स को, खेल को, विशेषकर हमारे यहाँ आप देखेंगे ताइक्वांडो में बहुत अच्छा है, बेसबॉल बहुत अच्छा है, खो खो बहुत अच्छा है, और हमारा वॉलीबॉल बहुत अच्छा है। इसमें भी मैं एक प्रतिभा खोजने का कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने किया भी था, ताकि एक इस दिशा में इस खेल को भी जो बेरोज़गार युवा हैं जो अच्छा खेलते हैं अपना लक्ष्य रखें और अपना रोजगार उसमें भी ढूंढना, इस मकसद से भी मैं इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण में। सर, आप SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सर, ये SC/ST आयोग का जो उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, इसका मकसद क्या है और आयोग आखिर है क्या? बहुत से हमारी जनता आयोग को नहीं जानती, आखिर आयोग है क्या सर? आयोग का बेसिकली काम ये है कि SC और ST इन वर्गों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, स्पेशली जब लैंड इश्यूज़ कभी कभी आ जाते हैं, कभी उत्पीड़न के मसले आ जाते हैं, उनको सॉल्व करना, उनकी मदद करना, ये मकसद है बेसिकली। किसी तरह से कोई उत्पीड़न न हो, उनके अधिकारों को उनको मिले, ये आयोग का मकसद है। सौभाग्य से कह सकते हैं आप, उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति को अगर आप लें तो बहुत एट्रोसिटीज़ के इनके साथ दुर्व्यवहार के ऐसे केसेस यहाँ नगण्य के बराबर हैं। इससे लगता है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक जो एक तालमेल है वो ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं उत्पीड़न की यहाँ नहीं आती हैं। लेकिन कुछ सर्विस मैटर्स आते हैं, कुछ लैंड संबंधी, भूमि संबंधी विवाद आते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अमेकेबली इनका सेटलमेंट करें। हम जो संबंधित विभाग को बुला करके, मुद्दई को बुला करके बात कराएं और उनका सेटलमेंट कर दें। बहुत बड़ी इस तरह की जो से और स्टेट में मिलती है, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है।
सर आप वर्तमान समय में सर आप कपकोट विधानसभा की पूरी जगह जगह घूम रहे हैं, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अन्य पेपर के माध्यम से हम देखते हैं कि मूर्तिलाल जी बहुत जगह जगह जाते हैं, बहुत जगह घूमते हैं, लोगों की मदद करते हैं। क्या सर आपको माना जाए कि 2022 में आप पार्टी के दावेदार होंगे, जबकि पार्टी के अन्य दावेदार भी हैं, तो आप कितना अपने आप को पार्टी के दावेदार मान रहे हैं? नहीं, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है और मेरी अभी ऐसी कोई दावेदारी नहीं है। मैं अभी केवल मेरा मकसद पिछले लॉकडाउन से ही था कि मैं जो परेशानी उनके बीच में जाऊं और उनकी समस्याओं को सुनूं, और अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं और उससे चुनाव लड़ें। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और आगे क्या होगा ये बड़ा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो मेरा अपना स्टैंड है, मैं केवल लोगों के बीच में और बेरोज़गारों को जो लड़के घूम रहे हैं उनके बीच में जाऊँ और उनको एक रास्ता दूँ, एक दिशा दूँ कि सही दिशा में चलें और हमारे साथ हमारा सहयोग करें, हम उनको सहयोग करेंगे। इस मकसद से मैं काम कर रहा हूँ। अभी राजनीति का ऐसा कोई अभी तक विचार नहीं आया है। लेकिन सर माना तो ऐसे जा रहा है, लोगों में चर्चा है कि गणेश मूर्तिलाल जी 2022 में कोई भी पार्टी के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि उनका युवाओं में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है और लोगों की काफ़ी रहती है, जबकि दौड़ में तो अन्य लोग भी हैं। तो कितना नहीं, देखिए राजनीतिक दौड़ में तो रहते ही हैं लोग बाग, इसमें कोई शक नहीं है। सभी रहते हैं, जो वर्तमान होंगे, पूर्व होंगे, सभी रहते हैं। करना भी चाहिए, दावेदारी करनी भी चाहिए। जिनको राजनीति में आना है बिल्कुल राजनीति करना चाहिए। लोग चर्चा करते होंगे, लेकिन मैंने अभी तक अपना ऐसा कभी विचार रखा नहीं है और आगे क्या होगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, उसके अनुरूप हम लोग अपना कार्य करेंगे। सर आपसे एक ज़रूरी सवाल है कि कपकोट आपकी मातृभूमि है और बहुत से यहाँ पर अधिकारी यहाँ से भी पैदा हो चुके हैं और अपनी देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो देखिए सर, कपकोट की जो भूमि है उसको आज बागेश्वर जनपद, जो कि एक नशा का एक हब बन गया है, आए दिन पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब भी देखा या चरस की तस्करी है या अन्य मादक पदार्थों की तस्करी है, तो इसको सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। तो इस नशे के खेप को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, मेरा एक जो घूमने का मकसद है, जो वॉलीबॉल के माध्यम से लोगों से बात करने का माध्यम मेरा एक लक्ष्य है, जो युवाओं को ट्रेनिंग देने का मकसद है, उसके पीछे मेरी मंशा यही है कि हम इस चीज़ों को रोकें और इन जो प्रवृत्ति है इसमें लड़कों में आ रही उसको रोकें। और एक चीज़ और आती है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि लड़के पकड़े कौन जाते हैं, जो इसको लेके कैरियर जो हैं, इसका जो मेन मुखिया है वो उस तक शायद नहीं पकड़ पाते हैं हम लोग। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं वो 2-4 हज़ार रुपये के लालच में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है हमारे लिए। हमारी कोशिश ये होगी, प्रशासन से बात करनी होगी मैं, कि कैरियर तक पहुँचे जो बड़ा आदमी हमें नुकसान कर रहा है। देखिए, एक तो चरस वाला बात होगी, दूसरी बड़ी चीज़ है स्मैक की। मेरी जानकारी में आया है कि काफ़ी लोग यहाँ स्मैक का भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ नहीं, मतलब बागेश्वर और अन्य पहाड़ी ज़िलों में मुझे जानकारी हुई है। मेरी कोशिश होगी ऐसे लोगों को मैं अपने माध्यम से आइडेंटिफाई करूँ और उनको रोकूँ, ताकि हमारे पहाड़ के युवाओं को इसकी लत न लगे और वो अपने काम को करने में सक्षम से अक्षम हो जाएं। मेरा वो लक्ष्य भी है, इसलिए मैं जगह जगह मैं जब भी जाता हूँ युवाओं से मैं ये बात करता हूँ और इसको रोका जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आम जनता की सहभागिता, जनता की, बच्चों के पेरेंट्स की, बच्चों की, सबकी सहमति होगी, की सहभागिता होगी, पार्टिसिपेशन होगा, तो ये रोका जा सकता है। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, मेरा यही अपील रहेगा सभी लोगों से, वो चाहे किसी भी जगह के हों, उत्तराखंड के कोई भी युवा हों या उनके अभिभावक हों, इसके प्रति सबको जागरूक करें। स्कूल के माध्यम से, NGO के माध्यम से, सरकारी माध्यम से ये हमको करना होगा, पत्रकार प्रेस के माध्यम से इन चीज़ों को प्रति जागरूक करते रहेंगे तो इससे हम लोग निकल सकते हैं बाहर। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें। सर, जबकि बहुत से लोग बताते हैं कि बेरोजगारी भी एक बहुत समस्या है, यहाँ पलायन जैसी एक समस्या है, लोग कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। सर, आयोग में होने के नाते आप क्या सदन में क्या अन्य उच्च अधिकारी को या राजनीतिक पार्टी को से आप कह सकते हैं कि यहाँ एक उद्योग धंधे खुले ताकि लोगों को रोजगार मिल पाए, पलायन ना हो, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर पलायन इस तरह रहा तो एक दिन गाँव के गाँव खाली हो सकते हैं। तो किस प्रकार से आप पलायन को रोक सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप उद्योग धंधे आप खोलने के लिए कवायद कर सकते हैं? सर देखिए, पलायन तो हमारा पलायन आयोग भी बना और उस पर काफ़ी स्टडी भी हुई, लेकिन पलायन हो गया है, इस पर बहुत चर्चा हुई। पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे, कोई ठोस बात हो नहीं पाई। ये तभी हो पाएगा जब हम बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को रोज़गार से जोड़ें। केवल अगर सरकारी नौकरी करते हैं तभी तो अब पलायन हो गया आपका, आप गाँव छोड़ देंगे आप, ठीक है, पॉजिटिव पलायन हो गया, लेकिन आप फिर भी गाँव छोड़ देंगे। अगर हमें गाँव को मजबूत करना है, पलायन को रोकना है, तो हमें मजबूत एग्रीकल्चर पॉलिसी बनानी होगी,
इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमको प्रमोट करना होगा। पहले थे हमारे इंडस्ट्रीज, पहाड़ों में बहुत थे, हमारे सोमेश्वर में इंडस्ट्री हुआ करती थी, पहाड़ों में लीसे के छोटे कारोबार हुआ करते, सब बंद हो गए। क्यों नहीं हम लोग पूरा एक कोशिश करें कि ये जो हमारे तमाम दुनिया भर के खड़ियाँ हम लोग होते हैं यहाँ पर, सोप स्टोन हमारे का एक माइंस हैं, क्यों ना हम सोप बनाने की फैक्ट्री या उसके पाउडर बनाने की फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खोल सकते। इसके लिए हमारे युवाओं को आगे आना होगा और ये लोग तैयार हो जाएं, कि कुछ लोग तैयार हो जाएं कि हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री बनाते हैं जो खड़िया संबंधित होगी। तो आप कोशिश तो करो, हम मदद करेंगे आपकी, किसी भी प्लेटफॉर्म मदद करेंगे, लेकिन हमें ज़रूर जाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा, हमें बागवानी में जाना पड़ेगा, हमें पशुपालन में जाना पड़ेगा, हमें जड़ी बूटी में जाना, बहुत स्कोप है जड़ी बूटी में। इसके लिए एक पॉलिसी बने। अब जैसे एक चीज़ होती है, जड़ी बूटी संस्थान हमारा गोपेश्वर में है, जड़ी बूटी यहाँ बहुत होती है, क्यों ना हमारा कुमाऊं में एक जड़ी बूटी संस्थान खुले, चाहे अल्मोड़ा, चाहे पिथौरागढ़ खुले, चाहे बागेश्वर में खुले, तो उससे और लोग प्रेरित होंगे। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ अभी सेब पे बहुत काम कर रहे हैं, बगड़ में लोग कीवी पे बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो बंजर भूमि, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या सरकारी जो नर्सरी हमारी बंद हो गई, उनको अब लीज पे लें और एक रोज़गार करने की कोशिश करेंगे तो प्लान स्वतः ही रुकेगा। और रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो हमारा प्लान बिल्कुल जारी होगा। दूसरा, जो अगर हम कहीं से इंडस्ट्रीज़ में, जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ कि भाई हम आपको बैंक से पैसा देंगे, सब व्यवस्थाएं सब हुई, लेकिन बैंक ने हमें बहुत सपोर्ट नहीं किया, जिससे काफ़ी लोग हमारे वापस चले गए। तो हमें स्वरोज़गार पैदा करने के लिए, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए हमें सॉफ्ट लोन भी देना पड़ेगा बैंक वालों को, तभी हम इस काम में सफल होंगे, तभी प्लान रुकेगा भी। सर, वर्तमान समय में आप काफ़ी युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी के हो या चाहे पुलिस विभाग में हो, तो अभी कितने युवाओं को आपने तैयार किया है सर, अभी ट्रेन करने के लिए तैयार कर? एक अभी बस ऐसे दिमाग में आया, हम लोग चलते चलते एक दिमाग में आया कि अभी पुलिस की भर्ती होगी, फिर पैरामिलिट्री की भर्तियों की बात हो रही है, फिर आर्मी की भर्ती की बात हो रही है, इस तरह की रैलियाँ होती रहती हैं भर्ती की। और एक लोगों ने काफ़ी जगह ट्रेन भी किया लड़कों को, तो हमने सोचा कि पुलिस की भर्ती आ रही है हमारी, तो हम लोग क्यों ना कुछ लड़कों को इकट्ठा करें, एक एक्सपेरिमेंट ही सोचा हमने कर लेते हैं कि इस तरफ प्रयास करेंगे। उसी प्रयास में हमने ये एक किया था कि इन बच्चों को हम कम से कम बॉल फेंकने की टेक्निक बता दें, लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग बता दें, थोड़ा रिटर्न का तैयारी करा दें, कोचिंग के माध्यम से उनको पढ़ा दें। मकसद ये था कि जो भी आगे एग्ज़ाम होंगे, वो चाहे जिसमें आउटडोर के हों या इंडोर के हों, दोनों में तैयार करा दें। एक बार नहीं निकलेगा, दूसरे में कोशिश करेगा, पैरामिलिट्री में कोशिश करेगा, आर्मी में कोशिश करेगा। मकसद ये था कि जो लड़के डिजर्व करते हैं, जो लड़के इस तरह लायक हैं कि वो भर्ती हो सकते हैं, तो उनको हम तैयार करें। और कुछ हद तक तो बेरोज़गारी कम होगी, तो उससे थोड़ा सा चीज़ों से, जब आज देखिए हमारे पास करीब 500 के आसपास पहले दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था। कुछ लोग मेडिकल में अनफिट हो गए, जो कलर ब्लाइंड थे, मेडिकल भी कराया हम लोगों ने। कुछ फ्लैट फूट थे, हम लोगों ने उनको कंसिडर कर लिया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, 13 फीट लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, लड़कियां नहीं कर पा रही, तो वो स्वतः ही करें साहब हम चले जाएंगे, बहुत अच्छा है। जो नहीं कर पा रहे हैं वो छोड़ दें तो अच्छा ही है। और हमारी कोशिश ये होगी, परफेक्ट कोशिश ये होगी कि हम ये जो लड़के हमारे यहाँ से इस ट्रेनिंग से जाएँ, अगर वो पुलिस की भर्ती निकलती है तो 95+ उनको फिजिकल में नंबर मिले, तो हमारे लिए बड़ा एक अच्छा होगा। और इसमें कुछ 2, 4, 10, 20 लड़के, 10 एक लड़के निकल जाए, 20 लड़के निकल जाएंगे, तो इससे हम भी मोटिवेट होंगे, हमारे युवा भी मोटिवेट होंगे, और फ्यूचर में इस तरह की कोई बात और आती है तो उसके लिए भी हम लोग और डबल मेहनत कर सकते हैं। एक और अभी बार मुनस्यारी का, क्योंकि मेरा घर मुनस्यारी भी हुआ, तो उधर से भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, तल्ला जोहार से आती है, साहब हमको भी कोर्स करा दीजिए। यहाँ हम लोग नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारे उतनी कैपेसिटी यहाँ नहीं है। तो अभी हम लोगों ने कोशिश हम ये करें कि 20 सितंबर के आसपास, तब तक शायद वैकेंसी भी निकल गई होगी, हम लोग एक कैंप चलाएंगे। अभी हम लोग बस एक जस्ट भेजा है हम लोगों ने, और वो चलाएंगे चौकौड़ी में, सबकी सेंट्रली होगा, जिसमें DD आर्ट हो गया, धारचूला, मुनस्यारी, तल्ला जोहार, थल, इधर ये जो आपका पूरा बेड़ना का इस वाला कोना है, एक प्रयास वहाँ भी करेंगे। उसमें कुछ लोग ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम अकोमोडेशन आपको दे देंगे, रहने की व्यवस्था हम करा देंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा एक 2 सप्ताह का कोर्स कराने का वहाँ भी मेरा एक है। देखता हूँ आगे कोरोना का अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं आई तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। मकसद केवल ये है कि मैं लोगों को, लड़कों को, जो युवा हैं, वो किसी गलत दिशा में जाने के बजाय पॉजिटिव साइड जाएँ, चाहे हमारा सिलेक्शन न हो, लेकिन मैं फिजिकली और मेंटली फिट हो जाऊँ और मैं आगे के बारे में सोचूँ, क्योंकि लक्ष्य कोई कठिन नहीं होता। लक्ष्य बड़ा रखिए और मेहनत करिए तो लक्ष्य को पा सकते हैं। इस मकसद से इसी लाइन पर मैं बच्चों से बात करता हूँ, और मुझे खुशी है
कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये भर्ती होकर के ट्रेनिंग कर रहे हों। अच्छा लगता है। अगर ये आधे मन से करते तो मेरा भी लगता है हटाओ बंद करो इसको, लेकिन मुझे खुशी है कि लड़के शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हैं और ये अच्छा करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और अच्छा करने का प्रयास होगा, कोशिश होगी तो अच्छा ही होगा। सर हाल के दिनों में सर ये संघ लोक सेवा के आयोग की पोस्ट भी आई हैं, तो काफ़ी बच्चे कोई बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए तैयारी के लिए आप कुछ कोचिंग उबर खोल सकते हैं क्या? देखिए, लोक सेवा आयोग, संघ लोक जो डिफरेंट एग्ज़ाम हो गया, लोक सेवा आयोग वाले में हम लोग कर सकते हैं। ऐसा देखो बहुत कठिन नहीं है वो। इसमें बस हमें थोड़ी सी ये फैसिलिटीज़ चाहिए कि हमें एक ठीक ठाक रूम मिल जाए जिसमें हम लोग ऑनलाइन के क्लासेस कर दें, कुछ ऑफलाइन पढ़ाते हैं। जैसे हमारे बागेश्वर वाले हैं, ये IAS PCS की कोचिंग करा रहे हैं, इनकी सेवा ले सकते हैं। और ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल इसके लिए बहुत ही हैं, अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको हम देहरादून में कोचिंग करा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं कपकोट की बात कर रहा हूँ सर, मैं कपकोट में, क्योंकि बहुत से लोग अभी फॉर्म अभी सबमिट करेंगे, उसके बाद वो लोग या देहरादून तो जाने क्योंकि काफ़ी कंडीशन लोग की रहती है। तो मैं सोचता हूँ कि आयोग के होने के नाते क्या आप जिस प्रकार से आपने युवाओं को आप ट्रेन कर रहे हैं, क्या उस प्रकार से पढ़ाई के मकसद से आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए आप लोगों को, युवाओं को तैयार करने में कितने सहयोग करेंगे? अभी उत्तराखंड पब्लिक कमीशन का हमारा वैकेंसी निकली है, जिसमें तहसीलदार भी हैं, कई पद निकले हैं, उसका शायद जल्दी शुरू होगा वो भी। अगर उसमें कुछ लड़के इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग कोचिंग करना चाहते हैं, तो मैं ऐसी कोशिश कर सकता हूं कि हम लोग यहाँ कुछ जगह कोई हमें दें, तो मैं इनको ऑनलाइन क्लासेस करा सकता हूँ देहरादून से, बागेश्वर से, और बीच में जो ऑफलाइन कुछ ऐसे लड़के इकट्ठे ले करके उनको पढ़ा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। कोशिश हो सकती है। अगर देखते हैं कितने लड़के, मुझे एक जानकारी हो जाए कि कितने लड़के ऐसे हैं, तो बेसिकली ग्रेजुएट वाले लड़के होंगे, एक संख्या मुझे पता लग जाएगी कितने बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं, तो मैं इनको फैसिलिटेट कर सकता हूं। और बागेश्वर भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। देहरादून से मैं अच्छा व्यवस्था कर सकता हूँ। तो हम लोग उनको तो केवल ऑनलाइन पढ़ाना है, उनमें तो फिजिकल करना नहीं, 10 से 4, 2 से 5 पढ़ा दीजिए दिन में, उसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल व्यवस्था कर सकता हूँ मैं। अगर देखते हैं कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं उस एग्ज़ाम में, और जो कोचिंग करना चाहते हैं, हमें एक बार संख्या मिल जाए हमें आपके माध्यम से, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी हम करा दें। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपके हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IG व वर्तमान समय में ST आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मोर्तला जी, सर CCN चैनल आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद का, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात युवाओं तक पहुंचाने का मुझे इस आपके चैनल के माध्यम से दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।